खा लो तो मुझे याद रखना। Meet PWM मैम V. Your बहुत micro. अच्छा और Speech बहुत mode. साफ Speech सुथरा, mode बहुत beeps. बेबाक बोलती हैं और बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करती हैं, जहाँ तक मैं मैडम को समझ पाती हूँ। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मैडम का और मेरा विचार बहुत हद तक सामने रखता है किसी भी मामले में। और मैं अभी मैडम को बहुत कम समझ पाई हूँ, लेकिन आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनको सुनने का। मैडम आप आमंत्रित हैं। थैंक यू मंजू। और साथ ही मैं सत्राध्यक्षा महोदय इंगले मैडम का भी स्वागत करती हूँ, वो भी हमारे बीच में आमंत्रित हैं। धन्यवाद मंजू मैडम। हमारे बीच आमंत्रित होंगे। रीता मैडम के बाद हम दयाल सर को सुनेंगे, उसके बाद हम अध्यक्षा मैडम का उद्बोधन सुनेंगे। मैम आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू मंजू। मैं बोलना मुझे नहीं आता, हाँ मैं बातचीत कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं पीछे थोड़ा पहले जुड़ी थी तो अभी मैडम का नाम नहीं सुन पाई थी, उनका मैंने सुना। तो यहाँ पर और कौन कौन जुड़ा हुआ है, पहले थोड़ी बातचीत तो हो जाए, एकदम से भाषण शुरू हो जाएगा तो कोई कान ही ना बंद कर ले। तो मंजू और कौन कौन जुड़ा हुआ है? दास कॉलेज के प्राध्यापक। हाँ जी। हमारे बीच में हमारे भगवान दास कॉलेज के प्राध्यापक, वरिष्ठ प्राध्यापक मिश्र गुरुजी आमंत्रित हैं। अच्छा। और हमारे प्रभारी प्राचार्य महोदय सिंहदेव सर हैं, भगवान दास के प्राचार्य महोदय। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। सभी को हार्दिक नमस्कार मेरी ओर से। और आलोक सर हैं जो कि हमारे कॉलेज के हैं। मीनाक्षी मैडम हैं। प्रणाम मैम। हमारी सत्राध्यक्षा महोदया इंगले मैडम हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। और बच्चे हैं हमारे छात्र जी। तो सभी को मेरी ओर से और हार्दिक दीपक नमस्कार। सर हैं, मैं हूँ। हम बातचीत करेंगे एक तरह से, और मैं तो सबका सुनने में ज्यादा उत्सुक रहती हूँ। इससे पहले सोनाली मैम। बोलना तो मुझे इतना नहीं आता, मंजू का ये स्नेह है। मंजू क्या बात कर रही है? तो ये मंजू का स्नेह है, तो मंजू ने मेरी तारीफ की है। ये आवाज मेरी कुछ या क्या है, कुछ प्रॉब्लम? अब ठीक है। तो दोस्तों, हमें ये विचार करने की जरूरत है कि कारण क्या है। हम ये तो सब कहते हैं कि अभाव क्या क्या है, पर अभावों के कारण क्या है, और जो भी अभाव हैं हमारे विकास के मार्ग में बाधाएं हैं। आज के विषय में सुबह से चल रहा है और बहुत अच्छी और बहुत ही ऊर्जावान बातें हुई होंगी। पूरा मैंने नहीं सुना है, लेकिन जो अभी पिछले सत्र में आखिरी में मैं जुड़ी, अरुण जी बोल रहे थे और वहां से जो मैंने सुना है, तो उससे मैं समझ सकती हूँ कि काफी ऊर्जावान वक्तव्य यहाँ हुए हैं। लेकिन मैं एक वाक्य कहना चाहती हूँ कि हमारी जो भी कमियां होती हैं वो हमारी अपनी सामाजिक कमियां होती हैं। जितनी भी कमियां होती हैं, हम सरकार की भी जो गिनाते हैं, वो सब सामाजिक कमियां होती हैं, क्योंकि सरकार समाज के पीछे चलती है, कभी भी समाज सरकार के पीछे नहीं चलता। तो हमारा जो समाज है लंबे समय से कुछ स्वार्थी टाइप का रहा। जैसे स्त्रियों के प्रति, मैं ज्यादा सब्जेक्ट से नहीं भटकूंगी, लेकिन इशारा तो करना ही पड़ेगा, नाम तो लेना ही पड़ेगा। कुछ जातियों के प्रति, तो इसीलिए जातीय संघर्ष हमारे यहाँ रहे, स्त्री पुरुष का भेद रहा, और वही चीजें फिर कहीं ना कहीं सरकारों में भी उदासीन दिखाई देती है। आज हम
हेलन केरल का जो जन्मदिन मना रहे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है बार बार कि वो अकेली क्यों है ऐसी, हम सब क्यों नहीं उन ऊंचाइयों को पहुंच पा रहे हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि जितनी ऊर्जावान, जितनी वो प्रतिभाशाली थी, क्या हम नहीं होंगे? होंगे, लेकिन क्या कारण है कि वो प्रतिभा निखर सवर नहीं पाती? कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, कहीं वो उदास तो नहीं है? मनुष्य को एक महत्वपूर्ण ऊर्जा में बदलने के लिए, क्योंकि मानव संपदा, कहा जाता है ना, मानव तन बड़ा दुर्लभ है। तो अगर मानव तन दुर्लभ है तो इसका मतलब इस धरती की ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ही है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है इसलिए हमारी समस्याएं हैं? हमारी समस्याएं जनसंख्या के कारण नहीं, हमारी उदासीनता के कारण है। और जिस समाज को आदत पड़ी हो कि बहुत बड़े वर्ग को, बहुसंख्यक को उपेक्षित करने की, तो वो विकलांगों का तो वर्ग बड़ा छोटा है उस हिसाब से देखा जाए तो इन्हें कैसे वो नोटिस करेगा, इनका कैसे ध्यान रख सकता है? और यही कारण है कि योजनाएं बनाने से पहले विकलांगों के बारे में ज्यादा विचार नहीं किया जाता। अगर कहीं से दबाव होता है तो थोड़ा बहुत विचार किया जाता है कि कागजों में फाइल कंप्लीट दिखती रहे। इसीलिए परिवर्तन की वो क्रांति नहीं दिखाई देती कि जो हर महिला हेलन केरल सी नजर आने लगे। नहीं तो आप सब जानते हैं कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और प्रतिभा कभी दसों इंद्रियों पर निर्भर नहीं होती। एक आध इंद्रियों को वो कंप्रोमाइज कर लेती है दूसरी इंद्रियों से अधिक काम लेके। अगर किसी का एक हाथ ठीक नहीं होगा तो वो दूसरे हाथ से अधिक काम करके उसको ज्यादा एक्सेसिबल बना के, ज्यादा स्ट्रांग बना के वो उतना ही काम करता है जितना दो हाथ वाला कर रहा है। तो इसी तरह से मनुष्य की अगर आंखें नहीं है तो दिमाग तो है, पर थोड़ा जो हमें सहारे की, सहयोग की जरूरत होती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारी ही बीच के वो सहकर्मी जो कभी किसी न किसी ऐसी संस्थाओं में जो डोनेशन पर चलती होंगी, वो गए होंगे, वहां दान दिया होगा, किसी को खाना खिला के बड़ा गर्व अनुभव किया होगा, लेकिन जब वही उसके साथ कुलिक बन के खड़ा हो जाएगा तो उसे कहीं ना कहीं अपने आप पता नहीं क्यों हीन भावना लेके आता है कि अरे ये और मेरे बराबर, ये कैसे? और ये किसी एक जगह की कहानी नहीं है। लगभग हमारा उत्तर भारत इसी तरह की समस्याओं से, सोचों से, विचारों से ग्रस्त रहता है। चाहे वो दिल्ली हो, मैं यूपी बुंदेलखंड से बिलोंग करती हूँ, तो चाहे वो बुंदेलखंड जैसा जिसको लोग पिछड़ा इलाका कहते हैं वो हो, और दिल्ली जैसी चाहे राजधानी हो, हमारी जो मूल सोच है वो नहीं बदलती। और यही कारण है कि सरकारों ने सुगम्य भारत बनाने का सपना दिखाया, लेकिन कहाँ सुगम्यता है? जितनी भी वेबसाइट बनती हैं, कितनी ऐसी हैं कि जो ब्लाइंड को ध्यान में रख कर की बनाई जा रही हैं। मैं ज्यादा अपने बारे में जानती हूँ, दृष्टिबाधित समाज से हूँ, इसलिए उसकी बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे औरों से हमदर्दी नहीं है, पर जिस समस्या को मैं रोज जूझती हूँ ज्यादा, तो उसी के बारे में जानती हूँ, तो उसी के बारे में बोल पाऊंगी। कितनी ही ऐप बनती हैं, वो सारी ऐप क्या ब्लाइंड के हिसाब से एक्सेसिबल होती हैं? अब आप देखिए कि जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, उसकी जितनी जरूरत
दृष्टिवानों को है, जो अपने आप को नॉन विकलांग मानते हैं उनको है, उससे ज्यादा विकलांगों को है। तो मैंने अभी पीछे वोल्टास का वो डिश वॉशर लिया। मैंने सोचा कि अच्छा है, मेरे भी सभी ना सही लेकिन कुछ स्टील के कांच के बर्तन तो कम से कम साफ हो जाएंगे और कुछ समय तो बचेगा। लिया। अब लेने की बात क्या देख रही हूँ कि उसमें भी टच है, मतलब बटन भी नहीं है। अब सोचिए वो टच में कितनी, मैंने जब उनको वापस करना चाहा तो लिया नहीं। काफी टेंशन के बाद एक उपाय सोचा गया कि कुछ खास फंक्शंस पे स्टिकर लगाए जाएं। स्टिकर लगा लिए गए हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ऑपरेट नहीं कर पाती हूँ। और दूसरी बात यह है कि उसके जो और कई फंक्शन हैं कम ज्यादा करने के, घंटे सेट करने के, मैं यूज ही नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मुझे औरों की अपेक्षा मुझे ज्यादा जरूरत है। इसी तरह से मैंने वो लिया था कपड़े धोने की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली मैंने, वर्लपूल की। मैं कपड़े तो धो लेती हूँ, लेकिन बस कोई 2-3 बटन याद करके रखे हैं, इससे चालू होगा, इससे प्रोग्रामिंग होगी, इससे मतलब प्रोसेस करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर मुझे उसका सेट करना है कि इसमें सूती कपड़ा धुलेगा, इसमें ऊनी धुलेगा, इसमें रेशमी धुलेगा, नहीं कर सकती। किस किस बटन को समझेंगे, और वो सब कुछ स्क्रीन में दिखाई देना है। इसी तरह की अनेक समस्याएं हैं। मैंने तो यहां तक देखा कि ऐसी ऐसी जगहों पे गड्ढा होता है, ऊंचा नीचा होता है, जहां से सब लोग निकल रहे हैं और कई लोग गिरते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं ये सोचता कि जब हम लोग देखने वाले गिर सकते हैं तो यहाँ से कोई अगर विकलांग निकलेगा तो उसका क्या होगा, ये तो ठीक होना चाहिए। कोई नहीं बोलेगा, अरे कोई बात नहीं, बल्कि वो ये और चाहता है कि किसी दिन ये गिर जाए तो शोर मचे कि देखो 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 ये बेचारा विकलांग गिर गया, इस ये तो ठीक होना चाहिए। तो उसको बेचारे के लिए फिर ठीक होना चाहिए, वो भी गिर सकते हैं इसलिए नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से कितने ही साथियों को मैंने खुद बात करते सुना, तुमको तो रीडर अलायंस मिलता है। हाँ मिलता है, लेकिन उतने में कितना काम किया जा सकता है। अगर मान लीजिए 3,000 मिलता है तो 3,000 के हिसाब से 100 रुपया पर डे पड़ता है। अब आज की महंगाई के समय में कोई 1 घंटे समय निकालेगा तो भी 100 रुपया नहीं लेना चाहेगा, और 1 घंटा निकालने का मतलब होता है उसका आना जाना और कई चीजों को काम भाई अभी नहीं करता, वहां जाना है। अगर इस तरह से वो आता है तो उसके 3-4 घंटे वेस्ट होते हैं, एक टाइम एक तरह से वेस्ट होता है। कौन 100 रुपए में अपना आधा दिन खर्च करना चाहेगा। और जब वो काम करने आता है तो कितनी देर तो उसको बात ही नहीं समझ आती, वही चीज वही लिखी होती है। हमसे कहता मैडम नहीं लिखी, हम कहते अरे लिखी है और नहीं लिखी। अब बताओ कैसे उसको हाथ रख के थोड़ी बता देंगे कि यहाँ लिखी है, जब तक वो ना बताए हमें पढ़ के। तो 1 घंटा तो उसको ऐसी माथा पच्ची करने में निकल जाएगा। हमारे बीच में हमारे परिवारों तक में कमोवेश भेदभाव होता है। जो अभी मैडम बोल रही थी कि वो अपूर्ण चंद नाम रखा, तो हमारे यहाँ परंपरा है मजाक उड़ाने की, और वो इस हद तक मजाक उड़ाने की है कि पता ही नहीं चलता कभी कभी कि मजाक उड़ा दिया गया और उसको बुरा लग सकता है। एक बार पीएम वो प्रोनाउंसिएशन में इस समय थोड़ा सा ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप माफ करिएगा अगर मैं उसका गलत उच्चारण करूं। क्या है, सीनोथीलिया ऐसी बस कुछ करके एक बीमारी होती है, वो मुझे अभी नहीं प्रोनाउंसिएशन में याद आ रहा है क्योंकि काफी समय से बोला नहीं है। आप जानते हैं कि कुछ ऐसी भी शब्द होते हैं कि जिनको कई बार बहुत दिनों से ना बोलो तो वो अचानक से ध्यान नहीं आता कि कैसे बोलना है। तो उसका उद्घाटन करने गए और उसमें एक बच्ची थी जो बड़े उससे पीएम के सामने बोल रही थी कि ये जो बीमारी है ये बच्चों में किस तरह से हो जाती है, और उसका हमने ये सॉल्यूशन ढूंढा है।
तो बजाय इसके कि पीएम मोटिवेट करते, वो मजाक कर गए कि अच्छा जो 50-60 साल वाले बच्चे हैं उनके लिए उनकी बड़ी मतलब बुराई हुई, आलोचना हुई, हमने सोशल मीडिया में देखा। तो पीएम को पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बचपन से हमें ऐसे संस्कार मिलते रहते हैं कि मजाक उड़ाना जैसे कि मनोरंजन का ये साधन बना रखा है, और कोई नहीं समझ पाता कि किसी को हर्ट हो सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। अभी एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें मैंने ये बात की थी कि जो हमारी योजनाएं हैं वो किस तरह से स्थायी होती हैं और लाभकारी होती हैं, जो सरकारी होती हैं, और सब कुछ प्राइवेट हो जाए तो किस तरह की समस्याएं होंगी। तो एक ने लिखा कि सरकारी कर्मचारी चोर होता है, आलसी होता है, भ्रष्टाचारी होता है, रिश्वतखोर होता है, अकर्मण्य होता है और काम नहीं करना चाहता, तो ठीक है ये सब कुछ होता है तो अगर प्राइवेट हो जाए। मैंने उससे कहा, मतलब लिखा कि दोस्त एक चीज बताओ, ये संस्कार आता कहाँ से है, सरकार से या परिवार से? तो उसने कहा मैडम परिवार से। मैंने कहा बस, फिर ये बुराई सामाजिक है, सरकारी नहीं। हम प्राइवेट में काम करेंगे, लेकिन जब भी हमें मौका मिलेगा, अगर हम किसी के नियर डियर हुए, चमचे हुए, चापलूस हो पाए, जो भी हो पाए, जहां भी हमें मौका मिलेगा हम काम चोरी भी करेंगे, हम रिश्वत भी लेंगे, हम टाल मटोल भी करेंगे, हम झूठ भी बोलेंगे। आप देख लीजिए, आए दिन आपके पास कोई एसएमएस आएगा, कहीं फोन आएगा, आपका लोन निकला है, आपकी लॉटरी निकली है। ये क्या है? कंपनियां क्या काम करवा रही हैं? झूठ बोलने का ही तो करवा रही हैं। मैंने अभी एरोप्लेन मोड पे डाला है अपना फोन, कब बज जाए और पता चले किसी कंपनी का फोन है, मैडम आपके नाम पे ये निकला हुआ है। हमें डिस्टर्ब करना, हमारा टाइम वेस्ट करना, अपनी नौकरी उनकी यही है। क्या करें, कहाँ जाएं? जो ना करें तो फिर बेरोजगारी इतनी। तो अपना जो सामाजिक संस्कार है उस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्या कारण है हम बहुसंख्यक देश हो करके, चाइना के बाद हमारा ही नंबर है, और हम उस महत्वपूर्ण संपदा में क्यों नहीं बदल पा रहे हैं अपने आप को। और जब हम परिवार से शुरू करेंगे कि स्त्री पुरुष में भेदभाव ना हो, बेटा बेटी में भेदभाव ना हो, हम किसी को जाति के नाम पे निग्लेक्ट ना करें, अगर उस पे कुछ देखना है तो उसके गुणों को, उसके विचारों को, उसके सोच को, उसकी प्रतिभा को तराशें और समझें और तुलना करें। जब तक इस तरह की मेंटेलिटी खुद समाज की नहीं होगी, तब तक सरकारें भी उदास बनी रहेंगी। अब देखिए कि जब चुनाव होते हैं तो कितने लोग हैं कि जो कहते हैं कि आप अपना घोषणा पत्र अपने पास रखिए, हम बना के देते हैं घोषणा पत्र कि आपको क्या काम करना है, तब हम आपको वोट देंगे। और आप लिखें उसमें, अपना घोषणा पत्र बनाएं कि बिजली पानी चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें फ्री शिक्षा चाहिए, हमें फ्री अस्पताल चाहिए। कोई नहीं, मंदिर बना दें, हम आपको जिता देंगे। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। बल्कि मैं कह सकती हूँ कि जहां पर इतनी बड़ी संकीर्णता है, वहां पर हम लोगों ने जो स्थान बनाया है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमें कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। ये भी सही है और ये भी सही है कि कम या ज्यादा दबाव में लाठियां चलाने के बाद, चाहे जैसे भी रौंटा सर जैसे लोगों के योगदान से आखिर आज कुछ बदला भी है। लेकिन केवल पढ़ाई में स्थान मिल जाने से, नौकरी में स्थान मिल जाने से नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्यों? मुझे अगर हेलन केरल की जन्मदिन पर, क्योंकि वो विकलांग थी और इसलिए कोई विकलांग संयोजक ही इसको करेगा और फिर मुझे बुलाया जाएगा, तो कैसे बदलेगा? ये तो जब बदलेगा जब हेलन केरल का जन्मदिन कोई और भी मनाता और हम लोग साथ होते, सहयोग होता, सब कुछ होता, बल्कि हमसे पूछ पूछ कर कोई आयोजित करता। और वो जन्मदिन कोई हेलन केरल का ही नहीं,
चाहे भले ही और किसी मौकों पर भी बुलाया जाए कि आज भाई महिला दिवस है तो बुलाया जाए, विकलांग ना देखा जाए, सिर्फ ये देखा जाए कि किसमें कितनी प्रतिभा है। अभी मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रही हूँ और ना जानकारी के लिए, जानकारी के रूप में तो मैंने अपना वो पीडीएफ साझा कर ही दिया, आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन मैं अपनी एक बात रखना चाहती हूँ कि मैंने अगर ये पुस्तक लिखी है पद्मावत और रामचरितमानस में चित्रित प्रेम, तो इस पर सबका ध्यान जाए, कोई ये ना सोचे कि इनसे क्या सुनना है, ये तो अपना विकलांगों के उस पर ही कुछ उनका प्रोग्राम होगा तो वही पे तो बोलेंगी। जब तक इस तरह की मेंटेलिटी नहीं आएगी कि सब कुछ एक समान हो जाए, समावेशी हो जाए और उसमें अधिकार जिसको जैसी जरूरत है उस तरह से दिए जाए। कहा जाता है कि अगर आप बराबर के अधिकार चाहते हो तो जो स्पेशल सुविधाएं हैं मत लो। देखिए, आपके घर में 2 बेटे हैं और एक की खुराक अगर 3 रोटी और एक की 2 रोटी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो दोनों 3 ही रोटी खाओ क्योंकि वो बराबर करना है हमें, या फिर दोनों 2 ही रोटी खाओ क्योंकि हमें बराबर करना है। या फिर एक बेटा बेटी कोई बीमार रहता है और उसको स्पेशल डाइट के लिए बोला गया है, इसको फल फ्रूट और थोड़ा जूस वूस ये सब कुछ दो और एक बिल्कुल स्वस्थ है, तो अगर आपकी गुंजाइश ऐसी है कि आप दोनों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बीमार को ही देंगे ना। तो जहां हमें जितनी जरूरत है उतना अगर आप स्पेशल नहीं देंगे तो भी तो वो भेदभाव ही करेंगे। ये कारण सरकार जब तक नहीं करेगी ठीक, जब तक नहीं बदलेगी, जब तक कि समाज जागृत नहीं होगा। अगर समाज खुद ही अपनी जरूरतों की बात करेगा बजाय इसके कि वो कहे कि ये मेरा नेता है, मेरी इसलिए मेरा नेता है क्योंकि ये मुझे पसंद है, या फिर मेरी जाति का है, या फिर मेरे धर्म का है, या फिर मेरा आना जाना वहां रहता है, अगर मेरे साथ कुछ ऊंच नीच हुआ, कुछ समस्या हुई तो फिर पुलिस को अगर एक फोन कर देगा तो तुरंत मेरी बात सुनी जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो 1-2 लठैत भी आ जाएंगे, तो इसीलिए इससे मुझे जरूर बना के रखना है। अगर ये सब हम सोचने के बजाय हम ये कहें, दबाव डालना शुरू करें कि सबको समान अधिकार मिले, यहाँ पर संविधान के अनुसार हमारा देश चले और संविधान में जो कमियां हैं, अगर कोई अधिकारों की कमियां हैं तो उसे संशोधित करके इस अधिकार को ऐड किया जाए, और कम से कम फिलहाल तो जैसे कि इसमें आपने अपने उसमें लिखा भी है जो पूरा बनाया हुआ है सर्कुलर कि अभी 1995 और 2016 2 बार ये एक्ट पास हो चुका है, लेकिन फॉलो कहाँ हो रहा है और कितना हो रहा है? जितना हो भी रहा है वो कागजों में हो रहा है, लेकिन सरकारें कैसे देखेंगी आकर कि जमीन पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारी कमी सरकार की नहीं है। और जिस तरह से हमारा जो शरीर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा सिर है और सिर के अंदर रहने वाला दिमाग है, तो इसी तरह से जो ये समाज है उसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई संस्था है तो वो शैक्षणिक संस्था है। अगर शैक्षणिक संस्थाएं जागरूक हों, जागरूकता फैलाएं, आप ये ना कहिएगा कि तो आप क्या कहना चाहती हैं कि शैक्षणिक संस्थाएं जागरूक नहीं है। देखिए, हमें पढ़ाया ही वैसे गया है, हमें समझाया ही ऐसे गया है कि बहुत सी चीजें गलत होते हुए भी हमें सही लग रही हैं। हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है, हमें सवाल करने की जरूरत है, हमें दिमाग से काम लेने की जरूरत है। आपको मैं बिल्कुल विकलांगों तक सीमित इसलिए नहीं हो रही हूँ क्योंकि इससे भी जो बड़ी संख्या है अगर वो उपेक्षित हो रही है तो फिर विकलांगों के बारे में कैसे कोई हमदर्द हो सकता है? जब बहुत बड़े पैमाने पे जब समस्या होती है तो उसकी पूरी जड़ों को देखना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी पिछले साल शायद 1 साल हो गया,
उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा मीना कुमारी ने कहा कि मोबाइल देने से लड़कियां भागती हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले एमपी में, उनका नाम शायद जो मुझे याद आ रहा शिवराज करके था, बीजेपी की हैं, उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी बहुत लेट होने लग गई है, इसीलिए लड़कियां भागती हैं। पहली बात तो ये कि भागना क्या होता है? अरे कोई घर से जाता है तो चल के जाएगा, हाँ कोई पीछे लगा होगा तो जरा लंबे लंबे कदम रख लेगा, लेकिन भागता तो कोई नहीं है। पहली बात ये भागना शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वो भी ज्यादातर तो लड़कियों के ही सेंस में किया जाता है। दो लोग जाते हैं, फिर लड़कियां ही क्यों भागती हैं? लड़का भी गया है घर से, तो लड़की ही क्यों भागी? एक तो अपना कभी इतने बड़े बड़े नेता होकर के, पढ़े लिखे होकर के ऐसे वर्ड यूज करते हैं। दूसरी बात, लड़कियां क्यों भागती हैं, इन कारणों पर किसी ने सोचा? अरे आपने बचपन से कैसे कैसे सिलेबस पढ़ा रखे हैं, सौतेली माओं को इतना बुरा बता रखा है, जो कि उसको बल्कि धन्यवाद देना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उसने बच्चों वाले पतियों से शादी कर ली। कोई आदमी है जो ऐसी महिलाओं से शादी करता हो जिसके बच्चे हों? आप कहोगे आज नहीं करती, आज नहीं करती, ठीक है, हम अपना इतिहास तो देखें जरा, करती है कि नहीं करती। तो और फिर उन्हीं की बुराई कि सौतेली माँ इतनी बुरी होती है, जिसमें राखी की एक कहानी कि सौतेली माँ से दुखी थी तो राजकुमार ने उसको फिर उसका स्वयंवर में उसको चुना, तब जाके उसके दुख दूर हुए। सोती हुई सुंदरी सो गई, फिर उसको राजकुमार ने ही जगाया। एक फूल कुमारी की कहानी थी, हमारी भी सिलेबस में थी, जो दूसरी क्लास में जब मैं पढ़ती थी। पिता ने डांट दिया राजा ने, फिर वो हंसे ही नहीं। पिता डांट कर उदास और खामोश और मौन तो करा सकता है, हंसा क्यों नहीं पाता? ऐसा नहीं है कि पिता में हंसाने की क्षमता नहीं होती, उसे परवाह ही नहीं है, लड़कियों को ऐसे गुमसुम रहना चाहिए। तभी तो फिर बाद में घोषणा करनी पड़ी कि जो हंसा देगा उसी से शादी कर देंगे। अब हंसा दे चाहे जो कोई आके, वो उसी से वो तो कर देगा शादी, उसको इससे भी मतलब नहीं है कि वो लड़की का फिर बाद का भविष्य क्या होगा। एक दिन हंसने के बाद कहीं फिर जब मैं गुमसुम कर सकता हूँ तो दूसरा नहीं करेगा। अगर कोई किसी का पिता ही गुमसुम कर सकता है तो दूसरी पर क्या भरोसा है? तो आप लोगों ने जब यही बता रखा है कि वो जो राजकुमार होगा, जो अनजान लड़का होगा, वही तेरा साथ देगा, तो लड़कियां और क्या करेंगी? लड़कियों की तो काउंसलिंग ही ऐसी हो जाती है जरा कि जो जो बातें फील करेंगी, दुख लगेगा, बुरा लगेगा, वो सोचेंगी एक बार शादी हो जाए तो सबसे पीछा छूटे। तो इस तरह से आपने किसी ने सोचा था कि नहीं सोचा था, मुझे नहीं पता, पर मैं कह सकती हूँ कि ज्यादातर लोग इस तरह नहीं सोच रहे हैं अपने सिलेबसों को डिजाइन करते हुए। तभी तो अभी पीछे एनसीईआरटी के लिए एक कविता मंजूर होने वाली थी, फिर उसका बहुत विरोध हुआ, तो हुई नहीं, जिसमें महानुभाव ने इस तरह से लिख रखी थी कविता, 6 साल की छोकरी आमों की टोकरी। बताओ, अब बच्चे पढ़ेंगे और छोकरी छोकरी करके कविता पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? अपनी साथी को छोकरी छोकरी करके नहीं चिढ़ाएंगे? तो शैक्षणिक संस्थाओं को इस पर गंभीरता से, जब तक ईमानदारी से विचार नहीं करेंगे, जब तक ये रहेगा को नृप होए हमें का हानि, तो चेड़ी छोड़ का होब कर रानी, तो चेरी के एक चेरी अगर प्रयास करेगी तो मंथरा की ही तरह दमित कर दी जाएगी। लेकिन अगर सब मान लें कि हमें चेरी भी हैं हम और रानी भी हम ही हैं, हमें इस तस्वीर को बदलना है। ये तो कोई बात नहीं है कि कैकई से पहले बताओ ही नहीं कि राज्य तिलक हो रहा है, इतना बड़ा उत्सव घर में, एक छेदन मुंडन होता है हमारे घरों में, तो भी रिश्तेदारों में पत्र जाते हैं कि भाई हो रहा है। पूरी अयोध्या सज रही है, कैकई को पता ही नहीं है, तो कैसे नहीं लगेगा? जो अपने मायके की कोई भी होगी, चाहे वो दासी ही क्यों ना हो, वो भी माँ की ममता में आ जाएगी कि मेरी बेटी का आज ये हाल है तो आगे क्या होगा। तो वो तो बोलेगी ही, और जब वो बोलेगी तो उसको भी लगेगा कि शायद ये ठीक बोल रही है। तो हमारी जो थोड़ा बहुत छल कपट दुराव करने की जो नीति है, उसे हमें सोचना होगा। अगर विकलांग की तस्वीर बदलनी है तो इसकी शुरुआत परिवार से, शैक्षणिक संस्थाओं से करनी होगी।
और फिर इसके बाद मैं वही अरुण जी के ही लहजे में कहना चाहूंगी कि पहले तो हमें खैर प्यार से और आग्रह से कहना ही चाहिए, लेकिन तस्वीर जब बदलती ना दिखे तो फिर विद्रोह से, क्रोध से जैसे बदले वैसे बदलना होगा। क्योंकि जब कोई हमें मांगने से हमारा अधिकार ना दे तो छीनने के लिए तो विवश हम किए जा रहे हैं। हम हो नहीं रहे हैं, हम किए जा रहे हैं। और जब हम किए जा रहे हैं और हमारे धैर्य की परीक्षा होगी तो शायद वो स्थिति फिर आ ही जाती है। इसके अलावा मैं ये भी चाहूंगी कि कोरा भाषण ही ना चलता रहे। कोई कोई मेरे विचारों से असहमत भी हो सकता है, कोई सवाल भी हो सकता है, तो आप वो भी बात करें ताकि ये थोड़ा कोरा भाषण ना रह करके बातचीत का भी रहे और बोरिंग भी ना रहे, क्योंकि सुनना इतना आसान नहीं होता है। तो कोई कुछ कहना चाहेगा? रीता मैडम, पूछना तो कौन क्या चाहेगा या नहीं, क्योंकि ये हम लोगों का विषय है, तो मुख्य रूप से मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कोई इस पर विचार करता है। वैसे करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, जैसे बैंक में मैं कियोस्क और एटीएम के लिए लगातार 9.5 साल से प्रयास कर रही हूँ। ऐसा प्रयास आपने भी रिजर्व बैंक के लिए वहां दिल्ली से किया था, जब अपन लोगों ने आपने राय भी मांगी थी, तो मैंने बताया था कि मैं यहाँ बैंक पे कर रही हूँ और आप दिल्ली में हो तो वहां से करो। तो आपने जो प्रयास किए थे रिजर्व बैंक से, नोटबंदी के बाद, मैंने आज सुबह कार्यक्रम का परिचय देते हुए बताया था कि नोटबंदी के बाद हम लोग नोट और सिक्के पहचानने में भी अक्षम हो गए हैं, क्योंकि नोट और सिक्के इस तरह के चल गए हैं कि वो बराबर हैं। और अब ऐप वगैरह की डिमांड हो रही है, और ऐप, ये सब चीजें जब चल रही है तो उसकी पहुंच कहाँ तक है लोगों तक। लोग तो और ज्यादा विकलांग हो गए, जब मुद्रा ही वो नहीं पहचान पा रहे, तो उनकी आत्मनिर्भरता, आर्थिक निर्भरता पर कितना गहरा संकट है। तो इस पे जो आपने लड़ाई लड़ी थी, कृपया उस बिंदु पे प्रकाश आप जरूर डालो। मंजू, थैंक यू, इसमें तुमने ठीक ध्यान दिलाया। देखो, ये जो मामला था कोर्ट भी गया था कि नोट की समस्याओं को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वही बात है कि अगर हमारे ही समाज के लोग उदासीन हो जाएंगे तो वो चीज फिर हार जानी पड़ती है। ये रिजर्व बैंक ने ऐप बना करके और इस चीज को टाल मटोल करने की कोशिश की। उसकी जो जज थी गीता मित्तल, उन्होंने तो कहा था कि ये उनके अधिकार में आता है कि नोट एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो जो ऐप बनाई गई, मनी ऐप है जो, वो ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है। और पहली बात तो यह है कि एक्सेसिबल एक बूढ़ा व्यक्ति है, जिसके पास कोई छोटी सी पेंशन है, उसको भी कम दिखाई देता है, और उससे भी अगर पहचान नहीं हो रही है तो वो ये टच वाला पहले मोबाइल खरीदे या कहाँ से लाए। मैंने ऐसी ही बातें कि कोई अशिक्षित महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, दूर दराज के गांव के लोग हैं, सक्षम जो यहाँ पर दिल्ली में है, जिसके इंचार्ज हैं दिपिन मनोचा सर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जब उन्होंने रिजर्व बैंक वालों को बुलाया अपने यहाँ ये वर्कशॉप करने के लिए और कहा कि आप लोग करिए और बताइए कि कितना एक्सेसिबल है, तो मुझे भी बुलाया था और मैं गई थी। मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैं छुट्टी लेके गई थी और मैंने उनको ये बातें जब कही तो वहीं पर जो और दूसरी लड़के लड़कियां आए हुए थे, उन्होंने विरोध किया मेरा और कहा रीता जी ऐसे मत बोलो कि ये कमी है वो कमी है, क्योंकि ऐसे तो फिर ये ऐप बन ही नहीं पाएगी। और ठीक है, बहुत लोगों को इससे असुविधा होगी तो वो बात आप कहते रहिए, लेकिन इस ऐप को भी आपको सपोर्ट करिए और यहाँ पर विरोध करने के लिए नहीं बुलाया गया है। बैंक वालों ने कहा कि आप हमें लिख कर दीजिए, हमें मेल कीजिए और हम फिर उस पर एक्शन लेंगे। तो मैंने ये सारा कुछ डिटेल में लिख करके मेल किया था रिजर्व बैंक को, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो एक तो ये बात है। और बैंक भी जैसे एटीएम कार्ड लेना, तो उन्हें पता होता है कि इन्हें दे सकते हैं, सब है, पर आसानी से नहीं देते। जब एसबीआई बैंक का लेना था तब भी मुझे नेट बैंकिंग लेने में, एटीएम कार्ड लेने में, अब मतलब पूरी कहानी बताऊं तो बहुत ही मतलब लंबा चला जाएगा ये। तो मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगी कि
जब नेट बैंकिंग लेनी थी तो एक एनजीओ से ने कॉल कराया, तब जाके दिया। एटीएम कार्ड लेना था, बार बार फॉर्म भर के झूठे ही बोल देते थे कि हमने भर दिया है और जाइए आपके पास मैसेज आ जाएगा, लेकिन वो फॉर्म ये बाद में रद्द कर देते थे, अपना रद्दी वद्दी में डाल देते थे। फिर किसी ने मुझे बताया कि नहीं, अगर ये करेंगे तो उसी समय आपके पास एक मैसेज आता है। तो जब मैं अड़ गई, माने नहीं, बाद में उनको यूं ही झूठ मूठ वो किया कि जैसे मैं वीडियो बना लूंगी, और मैंने वो किया कि मैं कहने लगी वीडियो नहीं बनाइएगा। मैंने कहा जरूरत पड़ेगी तो बनाऊंगी, जब आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं तो और क्या करूं। 1 साल से हो गया आपके पास चक्कर काटते काटते, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। आज तो जब तक आप मेरा काम नहीं करेंगे मैं जाऊंगी नहीं। दूसरी कस्टमर भी मुझे बोल रहे हैं अरे हमारा काम तो होने दीजिए। देखिए यहाँ पर कस्टमर भी क्या करता है कि अपनी बेनिफिट के लिए दूसरों को बोलता है। मैंने कहा एक बार बताइए, मैं कस्टमर नहीं हूं तो मेरा काम नहीं होना चाहिए? तो बोले कि तो आपका तो वो कर तो रहे हैं, आप बैठ जाइए थोड़ा शांति से। मैंने कहा शांति से मैं दिन भर बैठी रहूंगी, कोई नहीं सुनेगा। फिर मैंने कस्टमर लोगों को भी काफी समझाया। मैंने कहा देखिए, आप लोगों को चाहिए कि आप कस्टमर की तरफ बोलें, लेकिन आप इनकी तरफ बोलते हैं और ये लोग इसीलिए इनके भाव बढ़े रहते हैं। कुछ लोगों को मेरी थोड़ी सी बात समझ आई तो वो कहने लगे अच्छा ठीक है आप बात कर लीजिए। एक मेरे को बहुत ज्यादा उपदेश दे रहा था, उतने में ही उसका कोई काम जो भी था जिसके लिए वो आया था, उसने देखा उसका नहीं, एक लाल पीला होने लगा। मैंने कहा अच्छा, अभी तो आप मुझे कह रहे थे कि शांति शांति, अब नहीं 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 आप नहीं समझे, मेरी बात दूसरी। मैंने कहा अच्छा, और मेरी तीसरी है, आपकी दूसरी है। तो इस तरह से करते हैं। मैं अथॉरिटी के पास जाऊंगी, मैंने पीछे कई बार मेरे साथ हुआ, अभी तो नहीं, लेकिन शुरू शुरू में होता था। मैं अथॉरिटी के पास कोई बात कह रही हूँ, दूसरे टीचर नहीं रीटा ऐसे नहीं मैंने कहा मैं तुमसे बात नहीं करने आई हूँ, मैं मैडम से बात करने आई हूँ। अगर मना ही करना है तो मैडम कर दें। हर जगह अगर इस मेंटेलिटी के साथ रहेंगे कि इसकी जड़ ही काटनी है तो कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर गिने चुने लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि आप खुद अधिक से अधिक लोगों को जुड़ना चाहिए था, तभी तो कोई हमारे बारे में समझेगा। मैं बोलती रहूं, मंजू सुनती रहे, मंजू बोलती रहे, मैं सुनती रहूं, उससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि सेम पीड़ा सेम दर्द। बदलने वाला कौन है? बदलने वाले तो अ, दूसरे ही लोग हैं ना जो बहुसंख्यक में हैं। हम लोग तो तभी कुछ बदल पाएंगे ना जब हमें सहयोग मिलेगा, और सबका सहयोग मिलेगा। और सहयोग सिर्फ कागजों वाला ना हो, बल्कि मानसिक सहयोग हो। अभी जब ये कोरोना का लॉकडाउन आया तो सेंट्रल बैंक है मेरा, सेंट्रल बैंक ने मुझे कह दिया कि आप किसी को साथ में लेके आएंगी तभी आपको अमाउंट मिलेगा, या कहीं पर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए विटनेस लेके आइए। अब बताइए लॉकडाउन में सबको अपने लिए खतरा महसूस हो रहा है, हमारे साथ कौन आएगा? और दूसरी बात, फाइनेंशियली मैटर पे हम किस पे बिलीव कर लें जब हमें कदम कदम पे धोखा मिल रहा है? तो हम नहीं किसी पे बिलीव करना चाहते, पर हमारे पास ऊपर मजबूरी थोपी जा रही है। आखिर मुझे डिसेबिलिटी कमिश्नर तक जाना पड़ा, 6 महीने तक मुझे पेमेंट से के बिना रहना पड़ा, उधार इधर उधर से लेके काम चलाना पड़ा। जब डिसेबिलिटी कमिश्नर की तरफ से फैसला हुआ कि ये व्यवहार नहीं किया जाएगा, तब जाके बदले। अभी मेरे पास एक ऐप है जिसके थ्रू मैं सारा ट्रांजैक्शन वगैरह करती थी, लेकिन अभी अपडेट आया और उसमें पता नहीं किस तरह का बग आ गया है कि अब नहीं वो काम कर रही है। तो हमें सहयोग उतना किया जाए जहां जहां हमें जरूरत है, और साथ में हम कम से कम आप लोगों पर डिपेंड रहें, अपना बर्डन ना डालें। इसके लिए सरकारों को, पूंजीपतियों को, सबको सोचना होगा कि जो भी सुविधा आती है, जो भी फैसिलिटी आती है, जो भी एबिलिटी आती है, उसमें हमारी एक्सेसिबिलिटी को निश्चित किया जाए। लेकिन ये कब होगा? ये ऊपर की तरफ से शुरू नहीं होगा, ये नीचे से जब होना शुरू हो जाएगा ना। अगर हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे कर्मचारी और हमारे प्रिंसिपल, हमारे प्रभारी, ये सब अगर हमारे साथ हो जाए ना तो हम दुनिया बदल देंगे। लेकिन
अगर अपने ही दोस्तों का साथ नहीं मिला तो प्रधानमंत्री मोदी और अदानी या अंबानी से हम कांटेक्ट कर लें, कुछ भी कर लें, और कुछ खास नहीं बदलेगा। बल्कि होता ये है कि जब हम कुछ कहते हैं और हमारी नहीं सुनी जाती तो थोड़ा सा विद्रोही तेवर में कहते हैं, तो बजाय इसके ध्यान जाए और हाय हेलो बंद कर दी जाती है। तो हाय हेलो बनाए रखने के लिए कई बार चुप रहना पड़ता है। ये चीजें नहीं जब तक बदलेंगी तो तस्वीर नहीं बदलेगी, चाहे कितनी भी योजनाएं बन जाए, चाहे जितने भी एक्ट बन जाए। तो मैं तो चाहूंगी कि आप लोग अगर सोचते हो कोई चीज इसमें गलत है तो आप वो बताइए, उसका डिस्कस ही तो हम कर रहे हैं, कोई भाषणों में क्या रखा है। हम तो ये चाहते हैं कि आपके दिलों तक हमारी बात पहुंच जाए और आपके भी दिल के हम तक पहुंच जाए कि अगर कहीं पर आपको लगता है कि ये चीज कुछ अधिक है तो ये क्यों इस तरह से, इसको भी बदलना चाहिए। अगर वो बदलने लायक है तो वाकई में उसमें डिस्कशन होनी चाहिए, स्टाफ काउंसिल में डिस्कशन होने चाहिए, ऐसे मंचों पर डिस्कशन होनी चाहिए। और ये आयोजन ज्यादा से ज्यादा जब तक जनरल भागीदारी नहीं होगी तो सफल नहीं होंगे। अगर इसे हमने ही सुना 2-4 लोगों ने मिलके तो ये सफल आयोजन नहीं हो माने जाएंगे, मतलब ये कोई खास रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, मेरा अपना ये मानना है। तो और कोई बात किसी की? मंजू, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम, लगता है कि किसी का कोई प्रश्न है नहीं, तो चलो हो सकता है सब मेरी बातों पे विचार कर रहे होंगे, जब प्रश्न होगा तभी तो किया जाएगा। वास्तविक बात है कि प्रश्न बहुत ही तो फिर मेरी तारीफ, मंजू को छोड़ के कोई मेरी तारीफ ही कर दीजिए। मैं मंजू की तो ये है कि मुझसे स्नेह करती है, इसका क्या, ये तो तारीफ ही करते रहती है। और कोई बताइए कि आप मेरी बात से सहमत हैं? सर, प्रभारी सर, आप सहमत हैं कि नहीं है? प्रिंसिपल सर भी जुड़े हुए हैं ना? बिल्कुल मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, और आपकी ये सारगर्भित ये जो व्याख्यान है, इससे हमें केवल नहीं है अपितु हमारे समस्त छात्रों को भी। सर आपकी आवाज, इसलिए आपको, बल्कि मैं धन्यवाद देती हूँ मंजू, तुम्हारे यहाँ आपको जब मैं जहाँ पे उस समय बहुत नेटवर्क बहुत कम आ रहा है इस जगह पे। हाँ। तो मैडम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप जुड़े हुए थे और धैर्यपूर्वक सुन भी रहे थे। नहीं, कई प्राचार्य तो ऐसे हैं कि सुनते ही नहीं है। बिल्कुल मैं सुबह से जो है हटा नहीं है। जो शुरुआत हुआ है अभी तक मैंने जो है अपने बिल्कुल साथ साथ जो है मैं चल रहा हूँ। इसके लिए धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत बनती है। सर मैं आपके लिए क्लैप कर रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। नहीं, कितने ही बहाने हो सकते थे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महाविद्यालय की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मंजू इतना ही काफी है, नहीं तो कहीं फिर अपनी कोई, जब दर्द का अंत नहीं है तो फिर कितना भी बोलो बिल्कुल सही कह रही हैं मैम आप। मैं बहुत अधिक सहमत हूँ आपके विचारों से, और हमारा ये संघर्ष सतत जारी रहेगा इसी कामना के साथ। मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद मैम। मंजू अभी ये सत्र आगे भी चालू है ना? जी मैम, जी है। ठीक है। दयाल गुरु जी, मैं आगे के लिए दयाल गुरु जी को आमंत्रित करती हूँ कि गुरु जी आए और अपना वक्तव्य हम सबको प्रदान करें। स्तौमि त्वां च वन्दे मम खलु रसनां मा कदापि त्यजत्वं मा मे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु मम मनः पातु मां देवी पापात्
मा मे दुःखं कदाचित् क्वचिदपि समये पुस्तकेनाकुलत्वं शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धी मास्तु कुंठा कदापि। माननीय सत्राध्यक्ष जी, आप सभी Speech mode प्रतिभागी talk. बंधु भगिनी, Speech mode off. और ये अत्यंत आनंद का विषय है कि प्रभात काल से हमारी ये संगोष्ठी निरंतर चल रही है Speech और mode beeps. उसी क्रम में Speech प्रथम mode सत्र talk. में अध्यक्षता Your camera is on. दायित्व स्वीकार करने के Your बाद camera is. उसमें जो विषय रखा Your microphone is उसके on. क्रम को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न विषयों पर जो विचार किया है उसमें, क्योंकि ये ऐसा अपना संस्कृत महाविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी है, तो इसलिए इस प्रसंग को थोड़ा उधर भी ले जाते हैं। और गुरुजी की जो जी आपका वीडियो थोड़ा टेढ़ा आ रहा था, आप मोबाइल को घुमा लीजिए। अच्छा, अभी कैसा? अभी कुछ वही टेढ़ा आ रहा थोड़ा। अच्छा, अभी ऐसा करने से कुछ होगा क्या? इसको एक बार और घुमा लीजिए गुरुजी, एक बार और घुमा लीजिए। मैं इसको करता हूँ। हाँ, अभी जी गुरुजी अब बढ़िया है गुरुजी। वाह जी गुरुजी बहुत अच्छा जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो क्योंकि मैं संस्कृत विश्वविद्यालय की चर्चा कर रहा हूँ, तो मैंने उस समय भी ये चर्चा की थी कि अगर अपने प्राचीन वाङ्मय को थोड़ा सा हम उसकी टोह लेने का प्रयत्न करें तो उसमें बहुत सारे बिंदु भिन्न भिन्न यत्र तत्र प्रकीर्ण मिलते हैं। इसलिए मैंने ये विषय चुना कि भारतीय परंपरा में दिव्यांगजन ऐसा विषय है। परंपरा का दिव्यांग के संदर्भ में अध्ययन वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आप जो दिव्यांग विमर्श की हमारी चर्चा हो रही है तो उसका एक महत्वपूर्ण अनेक बिंदु है, बहुत व्यापक विषय है। समस्या और चुनौतियों का विषय तो एक है ही, परंतु ये जो विकलांग विमर्श है ये अनेक धाराओं में प्रवाहित होता है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि दिव्यांग जनों के संदर्भ में, विकलांग जनों के संदर्भ में भारतीय परंपरा का अध्ययन किया जाए तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य अपने आप में है। और क्योंकि ये विषय शोध से स्पष्ट नहीं रहा, शोध से सर्वथा अब अस्पष्ट विषयों में एक विषय ये है। परंपरा को परिभाषित करने का अगर हम प्रयास करें तो ये दीर्घकालीन जो एक ऐसी श्रृंखला सभ्यता की चलती है और उसमें जो शोध की उपेक्षा के अनेक कारण भी रहे, उन कारणों की चर्चा करना आवश्यक नहीं। दिव्यांगता, क्योंकि वास्तव में जब हम इन संस्कृत वाङ्मय या प्राचीन विषयों को समझने का प्रयत्न करते हैं तो भिन्न भिन्न संदर्भों में अध्ययन करते हैं। कोई दर्शन का अध्ययन करता है, कोई व्याकरण का करता है, परंतु दिव्यांगता के संदर्भ में अध्ययन ये हमारी अभी तक इस तरह का विषय चिंतन में बहुत कम आया जो परंपरा के संदर्भ में है। तो दिव्यांगता के विविध रूप हमने देखा कि अभी 1995 का जो हमारा एक्ट था उसमें 7 प्रकार की विकलांगताएं थी। 2016 में जो पारित हुआ उसमें 21 प्रकार की विकलांगताएं थी और उससे आगे भी उसमें ये संकल्प व्यक्त किया गया जो हमारा नया कानून है आरपीडी एक्ट, कि अगर कोई नई प्रकार की विकलांगता आएगी तो ज्यादा उसको हम कानूनी पचड़े में ज्यादा न डालते हुए उसको हम उसमें सम्मिलित करेंगे। किंतु इन सभी प्रकार की विकलांगताओं के किसी न किसी प्रकार के रूप उस समय भी सब काल में रहे होंगे, तो उनमें किस प्रकार की विकलांगता के हमको से संबंधित सामग्री हमको मिल सकती है, जैसा कि मैंने चर्चा की कि दीर्घकालीन ये शोध की अपेक्षा रखती है। विभिन्न आख्यानों से भी कुछ निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं, आप स्वयं भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैं जो यहाँ पर विषय आप भारतीय परंपरा के संदर्भ में रख रहा हूँ, मैं उसमें क्या ठीक है क्या गलत है ये विषय नहीं रखूंगा। मैं जो विषय हमको उपलब्ध होता है वो रखूंगा, उसके आधार पर निर्णय कर सकते हैं कि वो कैसा था कैसा नहीं था। उस विषय में निर्णय वो विचार मंथन की अपेक्षा है। अगर हम वैदिक काल की चर्चा करें, यानी मेरा तात्पर्य कहने का ये भी है कि दिव्यांग व्यक्ति हर काल में रहे हैं। जैसे सभी जो मैंने कहा कि दिव्यांगता जो प्रकृति में अंतर्निहित विविधता है उसका एक पक्ष है और वो पक्ष हर समय रहा। अगर हम वैदिक काल की चर्चा करें और जिस समावेशन की हम चर्चा करते हैं तो हमको पता नहीं चलता कौन दृष्टिबाधित रहा, कौन अन्य प्रकार का विकलांग रहा। तो वास्तव में
ब्रह्मवादी ऋषियों की एक दीर्घतम परंपरा रही। उसी में एक ऋषि हुए दीर्घतमा। दीर्घतमा ऋषि माने दीर्घ है तम जिनका, वो दीर्घतमा, ऐसा उनका नाम। वो इंद्र, अग्नि, विष्णु ऐसे अनेक मंत्रों के वो दृष्टा ऋषि है। उनके पिता का नाम उचथ्य और माता का नाम ममता। और बृहस्पति के शाप से वो दृष्टि बाधित हुए। एवमात्थ वचस्तस्मात् तमो दीर्घम Dr. Ravindra प्रवेक्षति। Kumar joined. आपको दीर्घतम प्रविष्ट होगा, ऐसा उन्होंने शाप दिया। और दीर्घतमा नाम के वो ऋषि शापाद ऋषि Speech mode off. तो ऋषि शाप से दृष्टिबाधित हो गए। वह बृहस्पति के समान ओजस्वी, ऐसा उल्लेख है। और यहाँ पर हमको वो संदर्भ प्राप्त होता है जहाँ पर हम दृष्टिबाधित या सामान्य दिव्यांग व्यक्ति, उसको एक विषय रहता है कि उसको अनुकूल वर नहीं मिल पाता, वधु नहीं मिल पाती, परंतु यहाँ पर उल्लेख है कि बृहस्पति के समान तेजस्वी थे और अपने विद्या के बल से उन्होंने पत्नीम लेभेस विद्या, अपनी विद्या के बल से उन्होंने पत्नी को प्राप्त किया। परंतु पत्नी का नाम भी उसके नाम से कुछ पता चलता है। प्रद्वेषी नाम की उनकी पत्नी है, प्रद्वेषी। अब आप सब गौतम आदि महर्षियों को जन्म उन्होंने दिया। हो सकता है कि चारित्रिक दृष्टि से कुछ समस्या कुछ उनके साथ रही हो, किंतु पत्नी के साथ बहुत अधिक उनका विवाद हुआ। और माता के द्वारा ये महाभारत में वर्णन आता है। और सौभाग्य से मुझे प्रसंग पढ़ने का अवसर मिला, तो उस संदर्भ में एक विषय आता है कि हाँ, ये मैं आपको एक अवसर ये अवश्य देना चाहता हूँ कि जब समय पूरा होने लगे तो आप मुझे संकेत कर सकते हैं, बोल के भी। तो पत्नी के साथ बहुत अधिक जो विवाद हुआ, तो माता के द्वारा अपने पुत्रों को उन्होंने आज्ञा दी माता ने कि इनको गंगा में डुबो दिया जाए। अब पुत्रों द्वारा कुछ वैसे ही किया गया, परंतु उस समय वर्णन आता है कि महाराजा बलि का राज्य कहीं पर था और वो देश में उनके द्वारा बलि ने उनको किसी नाव उन्होंने जलधारा में छोड़ दी थी। उस नाव में बलि ने उनको देखा और ऐसे वेद के प्रतिष्ठित ऋषि है, ये तो सब जानते थे। तो एक विषय और आता है, उस समय संतानों की आवश्यकता बहुत अधिक थी। उस समय तो आबादी बहुत अधिक है, हम चाहते हैं कि जनसंख्या कम हो, किंतु वो समय अलग था। उस समय अधिक 10 पुत्रों की कामना करने वाले ऐसे वो विषय मिलते हैं। तो उनकी पत्नी जो बलि की पत्नी थी, सुदेशना संभवतः उसका नाम था, उससे उन्होंने महर्षि, क्योंकि वैदिक ऋषि है और बहुत यशस्वी ऋषि माने तेजस्वी है, तो उससे उन्होंने सुदेशना से ऐसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त करवाए। और जो हमको नाम मिलते हैं अंग, वंग, कलिंग आदि, ये वास्तव में महाराजा बलि के इनके द्वारा उत्पन्न किए गए पुत्र थे। जो नाम आता है अंगो वंगो कलिंगश्च पुंड्रः सुम्मश्च ते सुताः तेषां देशाः समाख्याताः स्वनाम कथिताः भुवि, ऐसा उल्लेख आता है। तो ये अब दीर्घतमा जी के विषय को यहीं पर हम रोकते हैं। इन विषय, ये दीर्घतमा का विषय इसलिए चर्चा की क्योंकि ये अज्ञात विषय है। वेदों में एक वीरांगना का भी उल्लेख मिलता है, उनका नाम है विश्वला। उनका पैर टूट गया, ऐसा उल्लेख आया। और अश्विनी कुमारों ने उनको लोहे का पैर लगाया। अब इसको कह सकते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के जो पैर आते हैं, तो जयपुर फूड ऐसा सब आते हैं ना, तो उस तरह का कोई रहा होगा कोई ब्रांड समय का। तो अश्विनी कुमारों ने वो कृपा की और वो जो महिला थी वो युद्ध में विजयी भी हुई। यानी इससे ये कहने का भी तात्पर्य है कि महिलाएं युद्ध क्षेत्र में भी कदाचित जाती थी। ऐसा हर समय नहीं हुआ, परंतु कदाचित कभी कभी ऐसी स्थितियां आई। अब ज्ञान कांड के प्रतिपादक उपनिषदों की अगर हम चर्चा करें, तो उपनिषदों में चाक्षुषी विद्या का उल्लेख है। हमारे जो कर्म सिद्धांत है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उसको आप स्वीकार करें ना करें, परंतु वो एग्जिस्ट करता है। और वहां पर कर्म सिद्धांत के चलते ही चाक्षुषी विद्या में ये उल्लेख आता है, माने दृष्टि बाधा से मुक्त होने के, यानी दिव्यांगता से मुक्त करने होने के प्रयत्न भी उस समय जो आध्यात्मिक उपाय थे, जो साधना संबंधित उपाय थे, वो होते थे।
तो चाक्षुषी विद्या में उल्लेख आता है कि या तो मम पूर्व जन्मोपार्जित चक्षु प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय, जो मेरे चक्षु प्रतिरोधक जो कर्म है उनका आप निर्मूलन उसका कीजिए। यथा हम अंधो नस्याम तथा कल्पय कल्पय, इस प्रकार से मैं दृष्टिबाधित न रहूं ऐसा आप कीजिए। यहाँ पर उस दृष्टि से भी साक्षात्कार होता है जहाँ अज्ञानी और अभिमानी के लिए ये अंध शब्द का प्रयोग होने लगा। देखिए कोई दिव्यांगता के सूचक शब्द डेरोगेटिव भी हो जाते हैं, गाली सूचक भी बन जाते हैं, वो एक सामान्य घटना है, एक परिस्थिति बनती है समाज में। तो ऋषि ऐसे उल्लेख आया, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरं पंडितं मन्यमानः दंड्रं निर्माणः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमानः यथान्धा। यानी जैसे दृष्टिबाधित को ले जाता हुआ दृष्टिबाधित होता है, ऐसे अभिमानी लोगों की वही गति है। और अष्टावक्र की चर्चा आपने भी सुनी होगी। मेरा ये कदापि तात्पर्य नहीं है कि मैं दृष्टिबाधित या दिव्यांग का महिमा मंडन कर रहा हूँ। जो उस काल में जैसी रिपोर्ट आती है वो मैं आपके सामने उसी रूप में प्रस्तुत करने का मेरा प्रयत्न है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना भी है कि उस समय माने रिजर्वेशन आदि सबका अपना महत्व है, पर उस समय की वैसी परिस्थितियों में इन महामानवों ने कैसे समाज में वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया उसकी चर्चा करना आवश्यक है। अष्टावक्र जिनका रामायण में लंका विजय के बाद दशरथ के द्वारा राम की प्रशंसा में उल्लेख आता है, और वही उल्लेख अष्टावक्र महाराज का महाभारत में भी आता है। महाभारत में महर्षि लोमश द्वारा अष्टावक्र की कथा का उल्लेख है, और उनको शाप होता है, पिता से ही शाप प्राप्त होता है, और कहा कि यस्मात् कुक्षौ वर्तमानो ब्रवीषि तस्मात् वक्रो भवितास्यष्टकृत्वः सैरिब। ये जो अष्टावक्र है, हम ऐसा मानते हैं कि आज के समय में सेरिब्रल पाल्सी का ही रूप था। तो बंदी को परास्त किया उन्होंने, और परास्त करने की घटना आप सब जानते हैं, उसकी बहुत चर्चा यहाँ पर कुछ प्रश्न उनसे किए जाते हैं, अंधस्य पंथा बधिरस्य पंथा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और जनक का गुरु माने जो विदेह राज जनक हैं, उनका गुरुत्व भी प्राप्त करने का अष्टावक्र को अवसर, यानी अन्य प्रकार की दिव्यांगता की भी अगर हम चर्चा करें तो उन्होंने अपने यश से, अपने कर्मों से, अपनी विद्या से यश प्राप्त किया, ऐसा उस समय भी हुआ। परंतु वो समय चुनौतीपूर्ण था, इसलिए महत्वपूर्ण है उस समय की चर्चा करना। यदि इतिहास पर इस प्रकार अगर इतिहास में ही हम दिव्यांग जनों के उत्कर्ष तक पहुंचते देखते हैं तो ये उस समय की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे तो रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के दृष्टिबाधित होने का भी उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आया है, परंतु कोई बहुत विशेष साधकों के रूप में, साधु के रूप में उनकी चर्चा है। अगर एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र शायद इतिहास में पहला दृष्टिबाधित राजा था, और अभी भी कोई संभावना लगती नहीं, चाहे जो भी परिस्थितियां हों, चाहे वो प्रतिनिधि के रूप में आप उसको कहते हो। किंतु धृतराष्ट्र गांधारी की वो धृतराष्ट्र अपने आप में एक राजा तो रहा ही, और लगभग जैसा कि महाभारत के अनुसार जब महाभारत युद्ध संपन्न हुआ तो 15-16 वर्षों तक वो पांडवों के साथ रहे। युधिष्ठिर उनसे वो लेते रहे, परामर्श लेते रहे, और उसके बाद जो है जब उनको बहुत झिड़का गया कि अब आपको वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए तो हो गए। तो गांधारी की पट्टी के कारण वो विवश राजा सिद्ध हुआ। अब ऐसा ये अपना अपना मूल्यांकन है, परंतु गांधारी की पट्टी, गांधारी ने सद्भावना से अपने हाथ में पट्टी बांधी होगी, वो एक विषय है, परंतु हमको लगता है कि वो पट्टी कारण बन गई। तो धृतराष्ट्र की योग्यता में कोई संदेह नहीं, किंतु पुत्र मोह उनकी दुर्बलता है, जो सामान्य पिता की भी दुर्बलता होती है। एक प्रश्नाख्यान भी महाभारत में आता है, जहां पर पूरा का पूरा अध्याय में प्रश्न किए गए हैं, और प्रश्न के माध्यम से ये पूछने का प्रयत्न ऋषि ने किया कि आपके राज्य में क्या ऐसा होता है। एक कल्याणकारी राज्य की वहां पर कल्पना की गई।
तो वहाँ वो कहते कच्चिद अंधांश मूकांश व्यंगान पंगून अबांधवान पितेव पासी धर्मज्ञ तथा प्रवृजितान अपि, यानी क्या तुम दृष्टिबाधित, मूक जन, बधिर जन, सन्यासी, इन सबको पिता के समान इन सबका पालन करते हो? यानी इन सबका, यानी ये उत्तर अपेक्षित है कि हाँ करता हूँ, यानी करते हैं कि नहीं, यानी इस बात पर चिंता होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न रखे गए। एक विषय और आता है, वो विषय आता है कि जो महर्षि कश्यप की पत्नी है विनता, तो विनता के दो पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। तो जो अरुण है वो उन्होंने उसको जन्मते ही उसको माता ने कि इसमें कुछ पुत्र उत्पन्न होगा, कैसा होगा, क्या होगा, इस आशा से उसको अंडे को पूर्ण विकसित होने से पहले ही उसको भेदन कर दिया। जनयामास पुत्रौ द्वौ अरुणम गरुड़म तथा विकलांगो रुणस्तत्र। देखिए यहाँ पर विकलांग शब्द महाभारत में, शुद्ध महाभारत की पंक्ति बोल रहा हूँ, विकलांग शब्द का प्रयोग है, कोई बुरा शब्द नहीं है। इस शब्द को अगर दिव्यांग शब्द को स्वीकार करते नहीं वो एक अलग विषय है, परंतु विकलांग शब्द महत्वपूर्ण शब्द है, ऐसा कोई हे शब्द नहीं। विकलांगो रुणस्तत्र भास्करस्य पुरस्तर, और भास्कर यानी सूर्य भगवान का जो रथ चालक है वो अरुण हुआ, यानी अंडा का भेदन करने के कारण उसमें दिव्यांगता आ गई, ऐसा। तो गरुड़ तथा अरुण की माता का प्रसंग वहां पर आता है। विनता ने समय से पूर्व उत्सुकतावश अंडे को फोड़ दिया और अंडम विभेद विनता तत्र पुत्रम अपश्यत, और पूर्वार्ध काय संपन्नम, पूर्वार्ध काय से संपन्न था परंतु इतरेण प्रकाशता, परंतु दूसरे से गड़बड़ी आ गई। तो अपने, परंतु उसका उल्लेख है कि स्वतेजसा प्रज्वलंतम आत्मनः समतेजसम, अपने तेज से ऐसा प्रज्वलित हो रहा था कि अपने तेज के समान तेज वाले सूर्य देव ने उसको अपना रथी बना लिया, ऐसा उल्लेख महाभारत में। ये रोचक प्रसंग है जो अरुण वाला आप बता रहे हैं। सच में वो पहले से ही मतलब बहुत चिंतित हो जाती है और वो अपना अंडा फोड़ देती है खुद ही। लेकिन गुरुजी थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी मैं, कि जैसे धृतराष्ट्र थे, हम लोग सब लोग परंपरा की बात करते हैं, मिश्रा जी ने भी अभी एक बात कही, लेकिन गुरुजी आधुनिक मानदंडों में नैतिक मूल्य कितने खरे उतरते हैं। देखिए धृतराष्ट्र प्रतिनिधि के रूप में ही सही, लेकिन राजा तो थे। लेकिन आज दृष्टिबाधित व्यक्ति के पद को छीनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, उसको उस पद पे, उस सीढ़ी पे चढ़ने नहीं देते हैं गुरुजी। तो ये राजसत्ता का लोभ कहाँ ले जा रहा है मनुष्य को। धृतराष्ट्र की चिट्ठी मुझे याद आता है, 2-3 साल पहले किसी ने आर्टिकल लिखा था, मैंने भी उस पर लिखा था बहुत पहले कविता, कि है धृतराष्ट्र अगर आप पूछ लेते कि मैं प्रतिनिधि क्यों, मुख्य राजा क्यों नहीं बनाया गया, तो ये समाज हमें भी कुछ प्रतिष्ठा देता। इस तरह की मेरी एक कविता है। तो उसी प्रकार से किसी ने लिखा था कि धृतराष्ट्र तुम नीचे आ जाओ और एक बार लोगों को समझाओ कि मैं प्रतिनिधि ही सही पर राजा बना था, पर अब उनके पद की गरिमा कहाँ गई। जो दृष्टिबाधित हैं, दृष्टिबाधितों के नाम पे लोग कहते हैं कि ये पद पे चढ़ जाएगा तो काम कैसे करेगा, इसीलिए हमें ही पद चाहिए। तो गुरुजी इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है और वो इसमें प्रकाश डालने का तो तुमने स्वयं ही प्रकाश डाल दिया है, परंतु कहना इतना जरूर है कि हाँ, उस समय के समाज ने प्रतिनिधि तो माना ही और प्रतिनिधि बनाया और प्रतिनिधि ने पूरे राजा की तरह अपना काम तो किया, परंतु आज का समाज तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे रहा है। तो वो एक समस्या, इसलिए हम उस समय को बदनाम कर सकते हैं, हमको हमारा पूरा अधिकार है, परंतु आज के समय में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो उस दृष्टि से धृतराष्ट्र के जीवन में जो कुछ रहा, वो पुत्र मोह की मैंने चर्चा की है। उसमें राजा रहते हुए भी जैसा अन्य उसके साथ भी अगर अन्याय हुआ तो उसने भी अन्याय किया, इसको भी हमको मानना ही पड़ेगा। तो मतलब अन्याय को सहा, जो भी परिस्थिति रही, परंतु एक राजा तो रहा, माने उसको एक अवसर तो अवश्य प्राप्त हुआ। और वहां पर धृतराष्ट्र के अनेक गुणों का भी उल्लेख महाभारत में, उसकी शारीरिक पुष्टि का भी उल्लेख है, उसके गुणों का, उसके शास्त्र वेत्ता होने का भी उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। और व्यास जी जैसे ऋषि बार बार उसके सामने आते हैं, ये अपने आप में एक गौरव का विषय है। तो खैर अभी क्योंकि विषय को हमको आगे बढ़ाना है, पूरा भी करना है,
तो समय अधिक नहीं लेना है, ऐसी मेरी इच्छा है। परंतु बहुत कम समय रह गया, अभी शायद कितने वक्ता शेष रहे होंगे मुझे जानकारी नहीं। तो इसलिए अगर मैं विषय को आगे बढ़ाऊं तो सुकन्या और च्यवन का भी विषय आता है। महर्षि च्यवन, सुकन्या जो है वो च्यवन को कोई च्यवन उसके कारण से किसी प्रहार से वो च्यवन तपस्या कर रहे होते हैं और सुकन्या के कारण वो दृष्टिबाधित हो जाते हैं, तो सुकन्या का उनसे विवाह होता है, वो भी एक विषय आता है। एक बौद्ध जातकों में एक कथा आती है, वो कथा का मुझे पूरा प्रामाणिक सोर्स तो नहीं मिला, पर चलते हुए किसी से एक कथा सुनी थी कि बौद्ध जातकों में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति राजा के पास जाता है दरबार में और राजा से कहता है कि वो अपने छूने के माध्यम से ही घोड़े की नस्ल को पहचान सकता है और ये कुशलता का घोड़ों की कुशलता का पारखी है। तो राजा उसकी परीक्षा करके उसे अपनी सेवा में रख लेता है, ऐसा उल्लेख बौद्ध जातकों में आता है। और एक बात और महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा से सुबह भी हुई कि भारतीय परंपरा में इंद्रिय से अधिक महत्व इंद्रिय संयम को दिया गया। इसलिए कदाचित जो दिव्यांगजन है, हम जो कहना चाहते हैं कि दिव्यांग को न आप अतिमानव समझिए, न सुपरमैन समझिए और न उसको निम्न कोटि का समझिए। जो अवगुण आप में हो सकते हैं वो उसमें भी हो सकते हैं, जो सद्गुण आप में हो सकते हैं वो उसमें भी हो सकते हैं। परंतु ऐसा हुआ कि चक्षुर इंद्रिय को बहुत अधिक चंचल इंद्रिय माना गया और उससे इसलिए ऐसा लोग समझने लगे कि दृष्टिबाधित व्यक्ति को इंद्रियों को वश में करने के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी इंद्रिय जो है वो तो पहले ही शिथिल है, नेत्र दृष्टि, तो अध्यात्म की राह उसके लिए सरल हो जाती है, ऐसे लोगों की धारणा बन गई। परंतु हमारा कहना यह है कि ठीक है, ये एक विषय कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है परंतु बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं। सुपरमैन की दृष्टि उसके प्रति न रहे और निम्न कोटि का रहे, निम्न कोटि वाली दृष्टि भी ऐसे दिव्यांगों के प्रति दोनों दृष्टियां खतरनाक हैं। जैसे आपके परिवार में आप जैसे हो सकते वैसे ही दिव्यांग बंधु भी हो सकते हैं, वो चोर भी हो सकते हैं और साधु भी हो सकते हैं और विद्वान भी हो सकते हैं। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति इस तरह से व्यावहारिक मूल्यांकन के लिए अगर हम देखें तो दाय के अधिकारी यानी पैतृक संपत्ति के अधिकार के विषय में भी बहुत चर्चा ग्रंथों में है और उनमें उल्लेख है। जो अधिकारी हैं क्लीबोन्मत्त पतिताश्च, क्लीब उन्मत्त और पतित को अनधिकारी माना गया। और एक बात और आगे चलकर किसी ने जोड़ी, अचिकित्स्य रोग विकला, जो अचिकित्स्य जिनकी रोग की चिकित्सा नहीं की जा सकती, ऐसे विकल लोग। तो बौधायन धर्म सूत्र में अंध जड़ क्लीब व्यसनी व्याधिता कर्मिण ऐसा प्रयोग जो हुआ कि इन लोगों को दायिक पैतृक संपत्ति में अधिकार के विषय में कुछ समस्या आई। तो यहाँ टीकाकारों ने क्या किया कि अकर्मिण शब्द के आधार पर व्याख्या की, यानी जो इनके रहते हुए जो अकर्मी यानी निकम्मा होगा उसको इस अधिकार से मुक्त किया गया, ऐसे सामान्य व्यक्तियों को नहीं। इस प्रकार से ये परवर्ती जो व्याख्याकार थे वो विशेष रूप से विश्वरूप और अपरार का आदि जो व्याख्याकार थे उन्होंने कहा कि नहीं, दिव्यांगजन या दृष्टिबाधित जो है वो सब जो है वो संपत्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि उनका विवाह होता है और विवाह यज्ञ के बिना होता नहीं है, ऐसा चर्चा हुई। तो इसलिए उनको यज्ञ के अधिकार से जब वंचित नहीं किया जा सकता तो पैतृक संपत्ति से भी उनको अलग नहीं रख सकते। फिर मध्यकाल में नर्मधारा का विलय हुआ और वहां पर मुगल आक्रमण हम आक्रांताओं से आक्रांत हुए, तो कई विषय आए परंतु उनसे भी बहुत विषय हमको मिलता नहीं है। औरंगजेब का जो सेनापति है उसके बारे में कुछ कहा जाता है कि गयासुद्दीन जो कि दृष्टिबाधित है, ऐसा पता चलता है। परंतु कुशल मंत्रणा देने वाला ऐसा पृथ्वीराज चौहान के भी दृष्टिबाधित होने के बाद शब्द वेदी बाण की चर्चा किंवदंतियों में चलती है। और एक महत्वपूर्ण बात, मैं व्याकरण शास्त्र का अध्येता हूँ, इसलिए हमारे परम पंडित जो व्याकरण शास्त्र के मूर्धन्य पंडित हुए नागेश भट्ट, वो उनको अस्थि विकलांगता थी, कमर में प्रॉब्लम थी। इस प्रकार से ऐसे महापंडित ने ऐसे अभूतपूर्व ग्रंथों की रचना की जिसका तोड़ अभी भी नहीं है। हिंदी साहित्य का के द्वारा ये मुख्य रूप से
ऐसा कहें कि ये संगोष्ठी का आयोजन है, तो हिंदी साहित्य का अगर स्वर्ण युग कहा जाए तो भक्ति काल है। तो सूर्य की चर्चा आप सबने की है, वो भक्ति सिंधु को अत्यंत गहराई देने वाले और साहित्य गगन को ऊंचाई प्रदान करने वाले सूर्य ऐसे सूरदास रहे। लोक चेतना पर भी इतना गहरा प्रभाव उनका हुआ कि लोग हर दृष्टिबाधित को सूरदास ही कहने लग गए। एक समस्या हो गई। तो सूरदास जी ने समस्या उत्पन्न नहीं की, कि हमारी समझ नहीं, ये समस्या उत्पन्न की सूर्य का बड़ा गौरवशाली नाम है, उसके साथ हमको वो उसके साथ अन्याय हो जाता है। तो दृष्टिबाधित की शुद्धता का कारण भी कई बार ये हो जाता है। तो पात्र न होने पर भी उसको इस महत्वपूर्ण उपाधि से, गरिमापूर्ण उपाधि से अलंकृत करने का प्रयत्न होता है। ऐसे नाभादास जी भक्तमाल के ग्रंथ के प्रणेता, वो भी दृष्टिबाधित थे। और पाखंड और रूढ़िवाद के काल में गिरजानंद जी महाराज का इस धराधाम पर जो अवतरण हुआ, तो समाज सुधार और वैदिक धर्म के उद्धार करने वाले, दयानंद को समाज को समर्पित करने वाले ऐसे प्रज्ञाचक्षु दिव्यांग महापुरुष, वो उसकी अत्यल्प जानकारी अभी समाज को मिलती है। एक स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज भी हुए आधुनिक समय में, जो कहते हैं कि इंदिरा जी के भी गुरु हुए। इंदिरा जी ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। विदेशों में वेद मंदिरों की उन्होंने स्थापना की, वो दृष्टिबाधित थे। तो ऐसा ये सब विषय आते हैं। सुखलाल जी संघोई ऐसे जो जिन्होंने दर्शन का प्रणयन किया, जैन दर्शन पर बहुत कुछ लिखा, दृष्टिबाधित थे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी संगीत के क्षेत्र में रहे। तो सभी क्षेत्रों में, कलाओं के क्षेत्रों में भी ऐसा लोगों ने अपना योगदान दिया। केसी डे, रविंद्र जैन, सब जानते हैं। परंतु एक बात हमको अब शिकायत कहें कि क्या कहा जाए, कहना कठिन है कि समष्टि को चेतना प्रदान करने वाले ये सब महापुरुष जो थे, वो अपने वर्ग की ओर उनका ध्यान थोड़ा नहीं गया। किंतु इसके बाद पुरुषोत्तम दास जी, अजरानंद जी, इन सब ने अपने वर्ग के लिए काम कुछ किया। राम भद्राचार्य जी आदि महापुरुषों ने, जो आज के समय में भी है, उन्होंने भी कुछ काम किया। अद्भुत वो काम कर रहे हैं और विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इस प्रकार से ये चर्चा आगे बढ़ती है। कुछ साहित्यिक रचनाओं की भी अगर हम चर्चा इस संबंध में कहें, तो प्रेमचंद के उपन्यास का नायक सूरदास है। और वहां पर वो उस उक्ति की मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो उक्ति कई बार कही गई होगी। परंतु हाँ, मंगला नाम का एक उपन्यास और आया, वहां पर उसकी भी चर्चा बहुत, मुझे लगता है कि समय ज्यादा जाएगा। श्रीलाल शुक्ल जी ने एक राग दरबारी नाम का एक नाटक उपन्यास लिखा है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। वहाँ एक प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति को लोग लंगड़ ऐसा करके संबोधित करते हैं